नमस्कार, नमस्ते। क्या हाल चाल है? बढ़िया है। आज से जी हाँ, आपको पता है कि बिहार पुलिस का जो एग्जाम डेट है वो आ चुका है। तो आज से हर सब्जेक्ट के लिए मैं पांच पांच वीडियो आपको उपलब्ध कराऊंगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि क्वेश्चन में भर भर के लाया हूं और ये सारे क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी का निचोड़ है। एनसीईआरटी सार संग्रह, नाम तो सुना ही होगा, है ना। सार का संग्रह मतलब कि एनसीईआरटी से निकाल करके और सब कुछ लाया गया है। ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न भेटेगा, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आपको दिखाई देगा। तो जितने भी वीडियो मैं उपलब्ध कराऊंगा, लगभग आपको 30 वीडियो कम से कम दूंगा। हर सब्जेक्ट का 5-5 वीडियो। क्वेश्चन सब में भर भर के होगा, है ना। देखिए 50-51 पन्ने का एक पूरा वीडियो होगा जिसमें आपको जितने भी क्वेश्चन दूंगा वो क्वेश्चन को आप लोग कर लीजिएगा। कहीं हो तो नोट भी कर लीजिएगा, ठीक ना। इतना अगर कर लेंगे तो आपको फायदा होगा, एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न मिलेगा। तो रोजाना आपको मिल जाएगा एक एक वीडियो और शानदार तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा होगा अन्य वीडियो की अपेक्षा। मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे के भीतर 45 मिनट तक इसको निपटा दूं। अगर निपट जाता है तो ठीक है, नहीं तो देखना है क्या करना है। चलिए, ये इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र है। आप जानते हैं कि बिहार पुलिस में अर्थशास्त्र से भी 5 प्रश्न, 7 प्रश्न, 4 प्रश्न, 6 प्रश्न, 9 प्रश्न तक पूछे गए हैं। तो महत्वपूर्ण हो जाता है, यहां से डायरेक्ट आएगा। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं कि देखिए कहां से प्रश्न आता है, कैसे निकालता है प्रश्न। तो आइए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से किसे जाना जाता है। पहले मैं मार्कर का कलर है पहले चेंज कर लूं। हाँ, तो अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के रूप में जाना जाता है। तो कहते हैं कि भैया एडम स्मिथ को जाना जाता है। सर बहुत ही आसान है, बस आप वीडियो को देखिए, आपको मैक्सिमम चीजें याद हो जाएंगी। ज्यादा दिमाग पर लोड नहीं लेना है कि ये रटना है रटना है। 1 से 2 बार वीडियो को देखिएगा, चीजें कंफर्म हो जाएंगी। चलिए, एडम स्मिथ। आइए, अर्थशास्त्र की छोटी आर्थिक इकाइयों का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। अर्थशास्त्र में जो छोटी आर्थिक इकाई है, यहाँ प्रश्न ये है, छोटी आर्थिक जो इकाई है अगर इसकी स्टडी की जाए तो वह अर्थशास्त्र का कौन सा होगा भैया। तो छोटा है तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि वरिष्ठ अर्थशास्त्र। अगर कभी इंग्लिश वर्जन ना आप समझ पा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, वरिष्ठ अर्थशास्त्र। कठिन तो हिंदी वर्जन ही होता है, इसको आप अंग्रेजी में देखेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स आपको आ जाएगा। 2 प्रश्न आपको क्लियर हो गया। चलिए आते हैं अगले तीसरा प्रश्न पर। तीसरा कह रहा है समष्टि अर्थशास्त्र को अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय किसे जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आएगा एग्जाम में। तो जॉन मेनार्ड किन्स, क्या नाम है, जॉन मेनार्ड किन्स ने जो है वह समष्टि अर्थशास्त्र को एक अलग शाखा के रूप में आरंभ करने का श्रेय इन्हें ही जाता है। आइए चौथा सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है। देखिए एग्जाम में कैसे कंफ्यूजन क्रिएट होगा, यहां दे देगा विकसित अर्थव्यवस्था, है ना। तो ध्यान देना है कि भारत की अर्थव्यवस्था अभी पूरी विकसित नहीं हुई है, विकासशील मतलब कि विकास हो ही रहा है, पूरी विकसित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी संसाधन पूरे हैं नहीं। अगर अभी विकसित हो जाए और संसाधन कम है और नाम आ जाए कि विकसित है, तो विकसित है और संसाधन कम है तो किस बात का विकसित है। संसाधन तो आपके यहाँ कम है, अभी तो आप डेवलप कर ही रहे हो, यानी कि डेवलप हो रहा है, डेवलपिंग इकोनॉमी। क्लियर है? क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझ गए हैं। आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य बातें भारतीय अर्थव्यवस्था में आप जब देखते हैं तो देखते हैं कि भैया भारत की अर्थव्यवस्था, पहले तो भारत है एक कृषि प्रधान देश, तो कृषि की प्रधानता है। साथ ही साथ यहाँ प्रति व्यक्ति जो आय है ना वो न्यूनतम है, कम है। प्रति व्यक्ति आय जो होना चाहिए वो है नहीं, प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है, तथा बेरोजगारी भी बढ़ रही है। इस वजह से ये विकसित अर्थव्यवस्था नहीं है ना। विकसित अर्थव्यवस्था में भैया बेरोजगारी भी आपको कम नजर आएगी कि नहीं, कम आएगी। विकास कैसे होगा, यहाँ तो आपको बेरोजगारी भी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय भी न्यूनतम जो आय है ये भी आपको दिख रहा है। चलिए छठवां सवाल, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसका क्या तात्पर्य है। अच्छा, यहाँ प्रश्न पूछता है ना कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है, मिश्रित है कि मिश्रित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा,
जो भारत की अर्थव्यवस्था है यह मिक्स्ड अर्थव्यवस्था है, मिक्स्ड इकोनॉमी है। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, है ना, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र जो प्राइवेट सेक्टर होता है ना, जैसे कोई प्राइवेट कंपनी हो गई ना, तो निजी क्षेत्र वो हो जाता है, तो वो दोनों मिलकर कार्य करते हैं। ठीक, इस में जो होता है वह पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पाई जाती हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी भी है, समाजवादी, क्योंकि यह भैया मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो यहां पर आपको ये बातें ध्यान रखना है। आइए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था की संकल्पना किस अर्थशास्त्री के विचारों से प्रेरित है? तो आप एक नाम याद कर लीजिए, जॉन मेनार्ड किन्स का। इनका नाम आपको बहुत ज्यादा पूछेगा, जॉन मेनार्ड किन्स का नाम जो है वो बहुत ज्यादा पूछेगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की भी संकल्पना पूछे तो बताएंगे जॉन मेनार्ड किन्स, है ना, ये आपको याद रखना है, आता है एग्जाम में। राइट आंसर जॉन मेनार्ड। बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी से क्या आशय है? बंद का मतलब, बंद मतलब बंद, ना आयात होगा और ना यहां से निर्यात होगा ना, आयात भी निर्यात भी दोनों बंद। यानी कि बंद में क्या होता है कि भैया आयात निर्यात गतिविधियां ना होना, मतलब कि आयात भी नहीं होगा, हम कुछ निर्यात भी नहीं करेंगे और कुछ आयात भी नहीं करेंगे, तो कैसी अर्थव्यवस्था होगी? तो बंद। अच्छा बताएं आप, क्या भारत में बंद अर्थव्यवस्था है? भारत में आयात और निर्यात बंद है? तो नहीं सर, भारत तो आयात भी करता है और निर्यात भी करता है। तो जो है आंसर क्या हो जाएगा? तो भैया आंसर तो हो जाएगा सर आयात और निर्यात का बंद होना। आइए देखिए, ये प्रश्न ना इंपॉर्टेंट है, इसको यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में आता है, सेक्टर के बारे में आपको जान लेना है, यहां से प्रश्न आपको एग्जाम में पूछेगा, तो इस पर आपको फोकस करना है जरूर। पूछता है कि कौन प्राइमरी सेक्टर में आता है, कौन सेकेंडरी सेक्टर में, कौन पहला है ना, कौन दूसरा, कौन तीसरा, तीनों सेक्टर आपसे पूछता है। तो पहले हम जान लेते हैं प्राइमरी सेक्टर, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र में। प्राथमिक मतलब शुरुआत कहां से होती है? आप गांव घर से आए हैं तो आप जानते हैं कि भैया आपको अगर डेवलप होना है तो पिताजी आपकी खेती करेंगे, धन लाएंगे, अनाज लाएंगे, उपजाएंगे, बेचेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, तो कृषि होता है, जो शुरुआत वहीं से होती है ना। तो कृषि एवं पूछता है ये प्रश्न कि कृषि किस में आता है, तो जानते हैं कि प्राइमरी सेक्टर में आता है। तो कृषि जो है वह प्राइमरी सेक्टर में आएगा, और कृषि से जुड़े जो कार्य है ना, ये भी आएंगे प्राइमरी सेक्टर में ही। कृषि और कृषि से जुड़े हुए कार्य, देखिए यहाँ भी कृषि मिलता है, और वानिकी ये भी प्राइमरी सेक्टर का ही भाग है। मत्स्यन यानी कि मत्स्य पालन जो होता है, ये भी आपको प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आता है, मतलब कृषि। अच्छा, मछली पालन भी कृषि ही है, ऐसा मत समझिए कि कृषि मतलब खाली धान उपजाना, गेहूं उपजाना, यही कृषि है, नहीं। कृषि में आपका मछली पालन भी आएगा, पशु पालन भी आएगा, ये सब आएगा। खनन और उत्खनन, ये भी आप इमेजिन करिए कि आपके खेत में खनन हो रहा है, तो खेत भी जुड़ा हुआ है लगभग, आपको याद आ जाएगा कि हाँ कृषि, चलिए याद हो गया। तो कृषि में कृषि आएगा, वानिकी आएगा, मत्स्य आएगा, खनन आएगा, उत्खनन आएगा। क्लियर है? क्लियर है। अब आते हैं हम लोग सेकेंडरी सेक्टर, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में मुख्य रूप से क्या आता है भैया? तो इसमें सर औद्योगिक क्षेत्र आता है। क्या आता है? तो सर इसमें औद्योगिक क्षेत्र आता है। क्लियर है? अब औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है? उद्योग, है ना, तो उद्योग में कुछ निर्माण करना है, कुछ निर्माण करना है, तो निर्माण भी आएगा, विनिर्माण भी आएगा, विद्युत भी आएगा, जिससे आप ये देख रहे हैं विद्युत से, है ना, गैस भी आएगा, और जलपूर्ति भी आएगा। जलपूर्ति में कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि सर ये प्राथमिक सेक्टर का तो नहीं है, तो ध्यान देना है कि जलपूर्ति जो है वो प्राइमरी सेक्टर का नहीं है, बल्कि सेकेंडरी सेक्टर का है, द्वितीयक क्षेत्र का है। एक बार फिर देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अब आते हैं हम लोग तृतीयक क्षेत्र, है ना, तीसरा क्षेत्र में, इसको सेवा क्षेत्र कहा जाता है। प्रश्न यहां से भी बनता है कि भैया सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राइमरी को, सेकेंडरी को, या फिर तीसरे जो तृतीयक हैं इसको कहा जाता है? तो याद रखना है, सेवा जो आता है वह तीसरे में आता है। सेवा मतलब सर्विस, जो नौकरी वगैरह आप कर रहे हैं, इसको भी आप कह सकते हैं। इसमें आइए, बैंकिंग एवं बीमा तृतीयक क्षेत्र में आएगा। परिवहन और संचार, ये भी तृतीय क्षेत्र में आएगा। व्यापार और भंडारण, यह भी तृतीय क्षेत्र में आएगा।
और सामुदायिक सेवाएं जो है यह भी आपका तृतीय क्षेत्र में ही आएगा। तो तृतीय क्षेत्र के इतने पॉइंट हो गए, द्वितीय क्षेत्र के इतने पॉइंट हो गए और प्राथमिक क्षेत्र के इतने पॉइंट हो गए। तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। तीनों को आप एग्जाम में दे देगा मिलान कराने के लिए। बता रहे हैं बहुत फायदा होगा आपको अगर इनको हुबहू आपने नोट कर लिया तो। आइए अगले प्रश्न पर आते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। संयुक्त क्षेत्र यानी कि ज्वाइंट सेक्टर की अवधारणा किन क्षेत्र संबंध को दर्शाती है? ज्वाइंट में आएगा, निजी भी आएगा और सार्वजनिक भी आएगा। निजी क्षेत्र भी आ जाएगा और सार्वजनिक क्षेत्र भी आ जाएगा। ज्वाइंट है मतलब कि दोनों जुड़ा हुआ है, निजी भी और सार्वजनिक भी। आइए 10वां प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट है ये। अर्थव्यवस्था में उच्च स्तरीय निर्णय लेने वाले संस्थाओं को किस क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है? जो उच्च निर्णय ले, है ना, उच्च स्तरीय निर्णय ले सके, वैसा जो है किस क्षेत्र में आएगा? तो वह आएगा पंचम क्षेत्र के अंतर्गत, है ना। अभी आप कहेंगे कि सर आप 3 बताए थे, ये पंचम कहां से आ गया? तो जब आप और ऊपर के क्लास में पढ़ेंगे या और डीप में जाएंगे तब आपको ये चीजें मिलेंगी। फिलहाल इसको आपको याद रखना है खाली, तो ध्यान दीजिए। आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए क्या कह रहा है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? अर्थव्यवस्था, देखिए नोबेल अभी नोबेल कितने में मिलता है जानते हैं ना आप? कि अभी सर 6 क्षेत्र में मिलता है। अर्थव्यवस्था में पहले नहीं मिलता था, पहले 5 ही भाग में मिल रहा था ना। वर्ष 1969 में क्या हुआ कि वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र में भी नोबेल शुरू कर दिया गया। वर्ष 1969 में अर्थशास्त्र में नोबेल शुरू कर दिया। तो ये भी प्रश्न आपको पूछता है तो ध्यान देना है। आइए आगे आते हैं। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति। अच्छा, पूछता है कि प्रथम किसको मिला था भारत में? तो भारत में मिला था अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र के रूप में, क्योंकि 69 में तो स्टार्ट ही हुआ है, 98 में मिला है अमर्त्य सेन को। अमर्त्य सेन को नोबेल मिला है 98 में। अब ये बताएं आप, भारत रत्न भी मिला, कब मिला? बहुत अगर थोड़ा सा बढ़ेंगे आगे तो आपको उसका भी आंसर मिल जाएगा। और ये भी याद कर लीजिएगा, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए इनको मिला है। किसके लिए? कल्याण। ये प्रश्न पूछता है किसके लिए भैया? तो कल्याण अर्थशास्त्र के लिए, है ना। कल्याण अर्थशास्त्र के लिए आपको मिला है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा अमर्त्य सेन वाला। आइए चलिए, अर्थशास्त्र का नोबेल प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे व्यक्ति, देखिए पहले तो 1998 में कौन पा गए? तो भैया पहले पा गए सर अमर्त्य सेन पा गए, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए पा गए। दूसरे जो पाए हैं वह 2019 में आपने देखा होगा अभिजीत बनर्जी और इनकी पत्नी एस्थर डुप्लो, है ना। और एक और व्यक्ति हैं, देखिए क्या नाम है? माइकल क्रेमर के साथ संयुक्त रूप से वैश्विक गरीबी उन्मूलन प्रयोगात्मक दृष्टिकोण। आपको याद रखना है बस इतना ही कि अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय मूल के दूसरे, पहले अमर्त्य सेन और दूसरे अभिजीत। ये आप दोनों याद रखिएगा। एक को मिला 1998 में और एक को मिला है 2019 में। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए आइए, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय एक निर्धारित स्तर से ऊपर पाई जाती है। कहां पाई जाती है? हमने अभी आपको बताया कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो विकसित नहीं है, विकासशील है। तो यहाँ प्रति व्यक्ति आय निम्न पाई गई है, कम पाया गया है ना। लेकिन जब डेवलप्ड हो जाता है, विकसित हो जाता है, डेवलप्ड इकोनॉमी होता है, तो वहां ये राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय जो स्तर होता है निर्धारित, उससे ऊपर हो जाता है डेवलप में। ठीक, बाकी अभी आप जान गए होंगे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितना कम है, तो डेवलप तो हो ही नहीं सकता है ना अभी। चलिए, अहस्तक्षेप के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो एडम स्मिथ, अहस्तक्षेप एडम स्मिथ। यहां पर आपको ध्यान देना है, अहस्तक्षेप सिद्धांत एडम स्मिथ। आइए, गांधीवादी अर्थव्यवस्था यानी कि गांधीयन इकोनॉमी किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत पूछता है। इतिहास में भी पढ़ेंगे तो पूछेगा कि ट्रस्टीशिप का सिद्धांत किसने दिया था या न्यास का सिद्धांत किसने दिया था? तो आप बताएंगे कि गांधी जी। क्लियर है? क्लियर है सर, जान गए। तो गांधीवादी अर्थव्यवस्था निर्धारित है किस पर भैया? तो ट्रस्टीशिप के या न्यास के
सिद्धांत पर। क्लियर क्लियर, आगे चलें। आइए देखिए 17वां नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। समाजवादी अर्थव्यवस्था यानी सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक जो है वह माना जाता है। सोशलिस्ट इकोनॉमी का जनक किसे माना जाता है भैया? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी जो है इसके जनक आपको कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे? कार्ल मार्क्स को। आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत, भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। किसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह को ही कहा जाता है। ध्यान देना है आपको। आते हैं हम लोग अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन क्या कहलाता है? किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन जो है वह क्या कहलाता है? तो आपको देखना होगा आर्थिक समृद्धि, इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। क्वांटिटेटिव चेंजेस जो होता है वह कहलाता है इकोनॉमिक ग्रोथ कहलाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। प्रति व्यक्ति समग्र उत्पादन व प्रति व्यक्ति भौतिक पूंजी में वृद्धि क्या दर्शाती है? तो यह आर्थिक समृद्धि को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? आर्थिक समृद्धि। देखिए, मैं मानता हूं कि इकोनॉमिक्स के जो प्रश्न होते हैं वो जटिल होते हैं, भेजा में नहीं घुसता है, लेकिन भैया घुसना पड़ेगा। दवाई कड़वा होता है लेकिन खाना पड़ता है सही होने के लिए। उसी प्रकार से ये भी समझिए कि दवाई ही है और ये आपको खाना पड़ेगा। चलते हैं आगे के प्रश्नों पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। आइए, यदि किसी देश में पूंजी निर्माण, है ना, कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा हो तो उसकी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पूंजी निर्माण हो रहा हो तो आर्थिक समृद्धि में अनिवार्य रूप से क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। किसी भी देश के लिए आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड तो जो है वह है वास्तविक, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से ही उसका मापदंड हो सकता है वास्तविक, है ना। चलिए आइए, हाँ, भारतीय अर्थव्यवस्था में किस वर्ष में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की है? किस वर्ष? तो देखिए 2006-07 में 9.6% प्राप्त हुआ था 2006 में। ये चेंज हो सकता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखना है, चेंज हो भी सकता है। भारत में सेविंग और पूंजी निर्माण की ऊंची दर होते हुए भी समृद्धि दर कम होने का जो कारण है वह मुख्य कारण क्या है? भारत में सेविंग दर ठीक है, पूंजी निर्माण भी ऊंची है, बट यहाँ जो मुख्य कारण है वह पूंजी उत्पाद अनुपात का अधिक होना, यही मुख्य कारण है। ध्यान दीजिएगा। चलिए आइए, तो देखिए क्या कह रहा है। किसी अर्थव्यवस्था में होने वाला मात्रात्मक एवं गुणात्मक परिवर्तन, दोनों परिवर्तन को आर्थिक विकास कहते हैं। मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन को क्या कहते हैं भैया? आर्थिक विकास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्थिक विकास। आइए चलिए, आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के मुख्य संकेतक क्या है? तो मानव पूंजी में वृद्धि हो जाएगी, असमानता में भी कमी हो जाएगी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा तीनों। अच्छा, इस क्वेश्चन को कैसे पूछता है? इस क्वेश्चन को पूछेगा आर्थिक विकास के मुख्य संकेतक इनमें से कौन नहीं है? दे देगा मानव पूंजी में कमी, मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी, है ना, ऐसे दे देगा। तो ध्यान रखिएगा, मानव पूंजी में वृद्धि, असमानता में कमी और अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। कुछ प्रश्न आए हैं बिहार पुलिस में, वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा आया है, कल्पना भी नहीं करेंगे। आर्थिक उदारीकरण की नीति लागू होने के बाद किस वर्ष आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो 2006-07 में मैं बता चुका हूं कि 9.6%। किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सबसे कम रही? तो वह पंचवर्षीय योजना तीसरी पंचवर्षीय योजना। अच्छा, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? पहला हुआ था 1951 से 56, दूसरा हुआ था 56 से 61 और चौथा हुआ था तीसरा 61 से 66, है ना। यही तीन हुआ था, तो ध्यान देना, 51, 56, 56, 61 और 61, 66, तीसरा इसी में हुआ था। चलिए
आइए तो किस पंचवर्षीय योजना में आर्थिक विकास दर सर्वाधिक रही? तो कितना रहा था? तो 7.8 और पंचवर्षीय योजना जो था वह 11वां था। आपको मैं बता ही चुका हूं, तीसरा तक तो जान ही गए, 11वां हम लोग चलेंगे। सारे पंचवर्षीय योजना में बता दूंगा कि कब हुआ था 11वीं पंचवर्षीय योजना, तो ये भी मैं बताऊंगा। सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में परिवर्तन की दर है, यह आर्थिक विकास दर कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सकल घरेलू, यहां याद रखिए जीडीपी में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो आर्थिक विकास दर कहलाती है। क्लियर? क्लियर है। आइए देखिए क्या कह रहा है प्रश्न। जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स है ना, पीक्यूएलआई, ये भी पूछता है। पीक्यूएलआई का प्रतिपादन किसने किया था, ऐसे पूछेगा तो बताएंगे मॉरिस डी मॉरिस ने किया था और 1976 में किया था, मॉरिस डी मॉरिस के द्वारा। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यक प्रत्यागम, बेसिक नीड अप्रोच दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? बेसिक नीड का जो प्रतिपादन किया गया था यह विश्व बैंक के द्वारा किया गया था। और कब किया गया था? 1970 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है आपको। आइए आर्थिक विकास के मापन हेतु क्रय शक्ति क्षमता विधि पीपीपी का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था भैया पीपीपी का प्रतिपादन? जी.आर. कैसल के द्वारा। जी.आर. कैसल के द्वारा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पीपीपी प्रतिपादन, जी.आर. कैसल। भारतीय मानव विकास प्रतिवेदन प्रत्येक प्रतिदर्श गांव है ना, सैंपल विलेज से संबंधित क्या जानकारी प्रदान करता है? तो भैया आधारित संरचना वो प्रदान करेगा, सुख के साधन भी वो प्रदान करेगा, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित सूचकांक भी वो आपको प्रदान करता है, तो ध्यान देना है। आइए किस अंतरराष्ट्रीय संस्था के द्वारा वर्ष 1990 में, ध्यान देना है यहां पर आपको, 1990 में मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको एचडीआई भी कहते हैं, अच्छा लिखा तो है एचडीआई है ना, को प्रस्तुत किया जाता है किसके द्वारा भैया? तो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। कभी कभी फुल फॉर्म पूछता है भैया यूएनडीपी का फुल फॉर्म, तो बता देंगे आप कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक यानी कि एचडीआई, एचडीआई का देखा आपने, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, एचडीआई के किसके द्वारा विकसित किया गया? तो महबूब उल हक, नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीजें याद रखना है, एचडीआई का फुल फॉर्म, यूएनडीपी का फुल फॉर्म, कब किया गया था ये वाला याद रखना है, महबूब उल हक का नाम याद रखना है, और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भी आपको स्पेलिंग या फुल फॉर्म याद रखना है। आइए मानव विकास सूचकांक के 3 मुख्य घटक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये तीनों घटक आपसे पूछता है, कौन इसमें नहीं है शामिल? जीवन प्रत्याशा शामिल है, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद भी शामिल है ना, शैक्षिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद तीनों आपको शामिल है, ठीक, तीनों ध्यान देना है। आइए जीवन प्रत्याशा सूचकांक की गणना हेतु अधिकतम आयु प्रत्याशा ली जाती है। जीवन प्रत्याशा सूचकांक जो है इसकी जब गणना की जाती है तो अधिकतम और कम कौन कौन लिया जाता है? तो अधिकतम लिया जाता है 85 वर्ष और कम, ये दोनों याद रखना है, न्यूनतम भी पूछता है और अधिकतम भी पूछता है, तो न्यूनतम 20 साल और अधिकतम 85 वर्ष ये लिया जाता है। क्लियर है? क्लियर है। यहां तक कोई दिक्कत आपको किसी भी प्रकार से किसी भी क्वेश्चन को समझने में? तो सर कोई दिक्कत नहीं है। आइए चलते हैं अब हम आगे के प्रश्नों के ऊपर, देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा क्योंकि मैं बता चुका हूं कि प्रश्न भैया ज्यादा है। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश का प्रथम स्थान है? तो ये पुराना हो गया है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंट मत समझिए, नार्वे याद रखें। सतत आर्थिक विकास से क्या अभिप्राय है? वर्तमान पीढ़ी के विकास करना ही है लेकिन भविष्य में भी आर्थिक विकास करना है,
यही होता है सतत विकास। मतलब सतत विकास मतलब कि भैया विकास कर रहे हैं, आगे भी हम करेंगे, है ना, सतत विकास रहेगा अभी भी और आगे भी। आइए, किसी निश्चित अवधि के लिए एक देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम बराबर होती है। निश्चित अवधि के लिए इनकम जो बराबर होती है उसको क्या कहते हैं? एक वित्तीय वर्ष में। अच्छा 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 अच्छा, वित्तीय वर्ष आपको पता है भारत का क्या है? मार्च से अप्रैल है कि अप्रैल से मार्च है ना? कंफ्यूजन बहुत होता है, मार्च से अप्रैल होगा कि अप्रैल से मार्च होगा। कमेंट करिएगा कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु और सेवाओं के जो मौद्रिक मूल्य है यही कहलाता है राष्ट्रीय आय के बराबर होता है। ठीक, देखिए राष्ट्रीय आय बराबर क्या होता है? घरेलू आय प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, ये मिलके बनते हैं राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जन्मदाता तो साइमन कुजनेटस, नाम याद रखिएगा, यह साइमन कभी कुगनाट्स भी देता है तो ध्यान रखना है आपको। राष्ट्रीय आय बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नाम ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखा प्रणाली नेशनल इनकम अकाउंटिंग सिस्टम का जो जन्मदाता है वह साइमन कुजनेटस को कहा जाता है। आइए, वर्ष 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति नेशनल इनकम कमेटी के जो अध्यक्ष थे वह बने थे पीसी महालनोबिस। अच्छा, जरा सा मैं पानी पी लूं। पीसी महालनोबिस को जानते हैं, क्या कहा जाता है? हाँ, दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी ये इन्हीं के मॉडल पर आधारित थी, पीसी महालनोबिस वाले मॉडल पर आधारित थी दूसरी पंचवर्षीय योजना ना, तो ध्यान देना है आपको। अच्छा प्रश्न है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था। भारत में प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि की दर धीमी होने का मुख्य कारण क्या है? तो ये प्रश्न पहले भी शायद करा चुका हूं। उच्च पूंजी उत्पाद अनुपात व जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि जब होती है भैया तो डेवलप तो समझ ही रहे हैं आपकी कम जाता है, सब चीज पर प्रभाव पड़ता है ना। आइए, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र बचत में सर्वाधिक योगदान करता है? भारतीय अर्थव्यवस्था में जो सेविंग क्षेत्र है ना यह सबसे ज्यादा योगदान करता है सेविंग क्षेत्र में, घरेलू क्षेत्र करता है सेविंग में योगदान, तो ध्यान दीजिएगा। आइए, वर्तमान में एक मिनट, वर्तमान में भारत के किस राज्य में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये बहुत दुख के साथ हमको ये क्वेश्चन कराना पड़ता है जब अपने राज्य का नाम आता है बिहार का ना, तो ये होगा क्या आंसर होगा भैया? तो ये होगा तो बिहार ही। अब भैया आंसर से तो नहीं हम लोग मुकर सकते हैं ना, जो आंसर है वो तो करना ही पड़ेगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना का प्रयास किया गया था, किसके द्वारा भैया? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था, 1876 में किया गया था। इन्होंने एक पुस्तक निकाली थी, पुस्तक पूछता है, देखिए इंपॉर्टेंट है ये पुस्तक, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रति व्यक्ति आय ये बताए थे मात्र 20 रुपया। जब ये गणना किए थे प्रति व्यक्ति आय का तो ये बताए थे कितना? मात्र 20 रुपया। इस 1876 में इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने, पहले व्यक्ति यही थे। आइए देखिए, वर्तमान में किस राज्य में औसत प्रति व्यक्ति आय? देखिए अभी सबसे कम कहाँ देखे? सबसे कम देखिए आप अपने बिहार में, सबसे ज्यादा देखते हैं आप गोवा में। कहाँ देखे? गोवा में कैसे? गोवा भैया क्षेत्रफल बहुत कम है, लोग भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां जान ही रहे हैं आपकी कमाई का स्रोत बहुत ज्यादा है ना। तो इस वजह से भारत में राष्ट्रीय आय समांक को नेशनल इनकम सोर्स है ना, सोर्सेज का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? तो CSO के द्वारा, सेंट्रल यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक, सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस जो है यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जो है इसके द्वारा किया जाता है। चलिए, केंद्रीय
सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय कर दिया और एक नई संस्था का निर्णय लिया गया। वह है अब NSO हो गया है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। जी हाँ, यहाँ स्टैटिक था, यहाँ स्टैटिकल हो गया है ना, ऑफिस। अब एक प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट तो ये भी वाला है भाई। हिंदू वृद्धि दर, हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? हिंदू ग्रोथ रेट किससे संबंधित है? यह आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित है। किससे संबंधित है? यह आपके राष्ट्रीय आय से संबंधित है, हिंदू वृद्धि दर। आइए चलते हैं अगले सवाल की ओर। राष्ट्रीय हिंदू ग्रोथ रेट जो है ना, वह आप जान ही रहे हैं, राष्ट्रीय। चलिए देखिए क्या कह रहा है अगला सवाल। MCA 21 मिशन मोड प्रोजेक्ट किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया? तो कंपनी मामलों के मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सकल घरेलू उत्पाद GDP के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था कौन सी है? अच्छा देखिए, ये बदल रहा है ना, GDP के आधार पर अभी वर्तमान में क्या है स्थिति? चूंकि पहले का उसमें लिखा था तो हमने पहले का नहीं लाया, वर्तमान का आप बताइए कि ये GDP के आधार पर वर्तमान में भारत का अर्थव्यवस्था कैमी है। ऑप्शन में दे रहा हूं, चौथी, पांचवी, छठवीं, है ना, वर्तमान जो आया है रिपोर्ट उसके हिसाब से। आइए, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन एवं अप्रत्यक्ष कर के प्रभाव को शामिल कर संकलित GDP को नॉमिनल GDP कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मुद्रास्फीति, मुद्रा संकुचन और अप्रत्यक्ष कर तीनों के प्रभाव को शामिल कर जो GDP संकलित होती है उसको कहते हैं हम लोग नॉमिनल GDP, नॉमिनल GDP। चलिए आइए, भारत में सकल घरेलू उत्पाद का सबसे बड़ा भाग किस आर्थिक क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो GDP का सबसे बड़ा भाग जो प्राप्त होता है भैया, वह होता है सर्विस सेक्टर। अच्छा, और ये सर्विस सेक्टर आपको मैं बताया था शुरुआत में ही कि यह तृतीय क्षेत्र का हिस्सा है, नहीं बताया था? यह किसका हिस्सा है? तो भैया यह थर्ड सेक्टर, जो तृतीय सेक्टर था उसका हिस्सा है। भारत की राष्ट्रीय आय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो योगदान है, राष्ट्रीय आय में पूछ रहा है, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का जो योगदान है वह है 46%, 46%। क्लियर है? क्लियर है सर। आइए अगले सवाल पर। वीडियो लंबा होगा, 1 घंटे का वीडियो हो सकता है, क्योंकि प्रश्न की संख्या बहुत ज्यादा है और इसको समय लग सकता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP, देखिए इसको कहा जाता है GNP, यानी कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद नहीं, GNP, GDP नहीं, GNP क्या है? तो यह राष्ट्रीय उत्पाद का मापन, मूल्य मापन है, मूल्य मापने का है एक तरीका, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुई है वह 1950 में हुई है ना? किसकी भैया? NSSO, यही हो जाएगा ना? हाँ, 1950 में। आइए, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन की स्थापना जो हुई है किसकी अनुशंसा पर हुई है? यानी कि NSO, NSO की स्थापना किसकी अनुशंसा पर? तो C रंगराजन समिति, C रंगराजन समिति। GDP आंकड़ों में आधार वर्ष पहले होता था 2004-5, GDP का आंकड़ा का पहले जो आधार वर्ष था वो तो क्या था भैया? 2004-5, लेकिन उसको बदलकर अब क्या कर दिया गया है? तो सर अब तो 2011-12 कर दिया गया है ना, 2011-12, तो ध्यान रखिएगा। आइए, हाँ देखिए क्या कह रहा है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि CSO, राष्ट्रीय आय की गणना के लिए आधार वर्ष 2011-12 को भी बदल दिया गया, और अब क्या कर दिया गया? 2011-12 से पहले देखिए 2017-18 किया गया, उससे पहले 2011-12 था, तो दोनों पूछ सकता है, तो ध्यान देना है।
राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है तो पीसी महालनोबिस के जन्म दिवस पर, और यह 29 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? तो भैया 29 जून को। और किसके जन्मदिन पर? तो पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस के बारे में बता दिया हूं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना जो है यह इन्हीं के मॉडल पर आधारित है। क्लियर? क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है ना। आइए, वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, मैं बार बार वही चीज दोहरा रहा हूं, छोड़ के मत जाइएगा। आर्थिक नियोजन से अभिप्राय एक ऐसी प्रणाली है जिसमें, आर्थिक नियोजन से क्या अभिप्राय है भैया? जिसमें केंद्रीय संगठन एक निश्चित समय अवधि, मतलब समय तय होता है, के लिए लक्ष्यों का निर्धारण करता है और इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्यक्रमों एवं नीतियों, पॉलिसीज का भी निर्धारण करता है। नीति निर्धारण करता है भैया कौन? आर्थिक नियोजन। समझ लीजिए, भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी। ये वाला इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और जिसमें स्टार लगा दूं वो समझिए कि भैया उसको आपको याद कर लेना है हर हाल में, ध्यान देना है आपको। भारत में आर्थिक नियोजन की पृष्ठभूमि तैयार की गई थी तो विश्वेश्वरैया के द्वारा, सर एम विश्वेश्वरैया के द्वारा 1934 में तैयार किया गया था। और इनकी एक पुस्तक भी आप पढ़े होंगे, है ना, बहुत चर्चित है, वह आप कमेंट करिएगा। चलिए, वर्ष 1944 में गांधीवादी योजना जो था, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी, किसने प्रतिपादित की थी गांधीवादी योजना? तो श्रीमन नारायण अग्रवाल। क्या नाम था? श्रीमन नारायण अग्रवाल ने गांधीवादी योजना प्रतिपादित किया था। विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों को सुरक्षा प्रदान करता है? तो व्यक्ति और राज्य दोनों को। जो ये भारतीय मॉडल है डेवलपमेंट वाला, यह व्यक्ति का भी और राज्य को भी सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए, बहुत नजदीक अब हम लोग आते चल रहे हैं। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमिटी, अच्छा प्रश्न है, अच्छा का मतलब कि महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय योजना समिति, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो गठन तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही कर दिया गया था। किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही। राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कमेंट करेंगे आप लोग कि राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है ना। राष्ट्रीय विकास, तब तक मैं पानी पी लूं क्योंकि गर्मी का दिन है और पानी की जरूरत ज्यादा होती है। चलिए, राष्ट्रीय विकास समिति का अध्यक्ष कौन होता है भैया? तो राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है वह होता है, अच्छा, राष्ट्रीय विकास समिति को एनडीसी भी कहते हैं भाई, नेशनल डिफेंस कमेटी, है ना, सॉरी डेवलपमेंट कमेटी, डिफेंस नहीं है वो, एनडीसी दूसरा है। चलिए, राष्ट्रीय विकास समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद, देखिए आ ही गया ना, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, यहां लिखा है तब भी मैं गलत बता रहा हूं। और काउंसिल होता है यार, कमेटी नहीं है, काउंसिल है, परिषद है, परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद है। यहां पर देखिए, दरअसल ये लिखा ही गया है, लिखा ही गया है समिति, तो कमेटी हो जाएगा, लेकिन होता है क्या? परिषद होता है ना, एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। 6 अगस्त 1952 को इसका क्या हुआ था? गठन हुआ था, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आइए, नियोजित विकास मॉडल को भारत में लागू किया गया था तो 1 अप्रैल 1951 से लागू किया था। नियोजित विकास मॉडल को कब? 1 अप्रैल 1951 से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर? देखिए, अब आपको याद रखना है, जो पंचवर्षीय योजनाएं थी 1 से लेकर 12 तक, ये कम से कम आपको याद होने चाहिए। इसमें से जो महत्वपूर्ण है वो मैं आपको बता दूं। ये पूछता है प्रश्न, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस योजना पर आधारित थी? मॉडल, किस मॉडल पर, है ना, किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर प्रथम, और दूसरा पीसी महालनोबिस। दूसरा पूछता है, जब सेकंड वाला पूछता है तो बताते हैं, मैं बता चुका हूं कि पीसी महालनोबिस। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामीण बोर्ड की स्थापना किस योजना के दौरान हुई थी? तो अखिल भारतीय खादी ग्रामीण की जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसी दौरान हुई थी। आइए,
प्रथम पंचवर्षीय योजना की मुख्य प्राथमिकता, तो हमने आपको शुरुआत में ही बताया कि शुरुआत आप कहां से करते हैं, तो शुरुआत तो सर कृषि, भारत कृषि प्रधान देश है ना, और शुरुआत होती है कृषि से ही, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना ही हो जाएगा कृषि का विकास। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आइए, देश में समाजवादी समाज, सोशलिस्ट सोसाइटी की स्थापना का संकल्पना किस पंचवर्षीय योजना में, तो ये बहुत बार पूछा है। समाजवादी समाज की स्थापना जो है वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बीच हुआ है ना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल है 1956 से, है ना, पहला 51-56, दूसरा 56 से 61। आइए अगले सवाल पर हम आते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, भारत में आर्थिक नियोजन की वास्तविक शुरुआत द्वितीय पंचवर्षीय योजना से हुई थी। इस योजना का वास्तुकार, मतलब द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो थी वह किसके मॉडल पर थी भैया, तो सर ये पीसी महालनोबिस। याद कैसे रखना है, देखिए भूलता है बच्चा, प्रथम और दूसरा में भूलता है, तो द्वितीय में आपको दू आएगा और यहाँ पर 20 आपको दिखाई देगा, 20 तो दू पर 0 देंगे तो 20 नहीं हो जाएगा, तो बस याद रखना है कि 20 में 2 है तो 2 से दूसरी याद कर लीजिएगा। याद करने के लिए, भारत में अनवरत योजना रोलिंग प्लान किस अवधि में चला, तो भैया जनता पार्टी की सरकार थी और अवधि रहा 1978 से 1980, है ना, रोलिंग प्लान या अनवरत योजना कहते हैं। तो 1978 से 1980 में ये प्रभावी रही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया। अच्छा बताइए आप, कृषि में जब ऋणात्मक क्यों आएगा, या तो सूखा, बाढ़ या अकाल, यही होगा ना, समझ सकते हैं आप आसानी से। चलिए 80, अनवरत योजना यानी कि रोलिंग प्लान का प्रतिपादन किया गया था, तो किसके द्वारा भैया, तो गुन्नार मिड्डल के द्वारा। किसके द्वारा, गुन्नार मिड्डल के द्वारा। इन्होंने अपनी पुस्तक, ये नाम पूछता है कि भैया किसकी पुस्तक है, द एशियन ड्रामा। द एशियन ड्रामा में इन्होंने भारत में लागू करने का मतलब ये गुन्नार मिड्डल जो थे अनवरत योजना का प्रतिपादन किया, और भारत में अगर लागू जो होती है तो मैं पहले बता चुका हूं कि जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसको लागू किया गया, तथा डीटी लकड़वाला और जनता पार्टी, इन दोनों को इसका श्रेय, भारत में लागू करने का श्रेय जाता है रोलिंग प्लान। जनता पार्टी, खासकर व्यक्ति पूछे तो डीटी लकड़वाला। क्लियर क्लियर। आइए भाई, भारत में हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन, है ना, हरित क्रांति ग्रीन रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ है, तो भैया वह हुआ है तीसरे पंचवर्षीय योजना 1966-67 ना, ऐसे ही जानते हैं आप, पहली हरित क्रांति। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना का आप जानवे करते हैं कार्यकाल 1961 से, यही तो है 66, ठीक, तो इसी समय हुआ था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट पहला दूसरा जान गया तो चौथा भी जान लीजिए, गडगिल, DR गडगिल मॉडल पर आधारित है। किस पंचवर्षीय योजना में विकास केंद्र उपागम जो है डेवलपमेंट सेंटर अप्रोच अपनाया गया था, तो यह चतुर्थ, याद रखिएगा, विकास केंद्र उपागम चतुर्थ में। आइए, भारत में स्वपोषित विकास सेल्फ डेवलपमेंट की संकल्पना सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना में, तो सेल्फ डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि भैया सेल्फ डेवलपमेंट, तो बताएंगे चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। आप लोग कहते हैं ना कि 4 लोग क्या कहेंगे भाई, 4 मतलब चतुर्थ, सेल्फ को डेवलप करना है, 4 लोग से क्या मतलब है यार, हमको खुद को डेवलप करना है, 4 लोग से मतलब नहीं है, यानी कि सेल्फ डेवलपमेंट में 4 लोग का मतलब नहीं है, यानी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। क्लियर है, तो क्लियर है। आइए,
निर्धारित अवधि के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त हो जाने वाली पंचवर्षीय योजना कौन सी थी? तो ये पंचवर्षीय योजना थी जो जैसे 5 साल का चलता था, लेकिन 1974 से 79 चलना है, अब ये 78 में ही समाप्त हो गया है। तो कौन है भैया? तो वो है सर 5वीं। देखिए पहली, दूसरी, तीसरी हमने बता दिया है 61 से 66 तक। तीसरा जो है 66 के बाद एक गैप हो जाता है, 69 से आता है 74, और फिर जो 5वां होता है, जैसे मैं, अच्छा चलिए वीडियो के लास्ट में उसको मैं रखा हूं, सारे पंचवर्षीय योजना को मैं क्लियर करा दूंगा, यहाँ कंफ्यूजन होगा। तो यह 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 था, लेकिन 78 में ही वो समाप्त हुआ था। उसको मैं लास्ट में रखा हूं, करा दूंगा, परेशान मत होइए। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ भैया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गरीबी हटाओ का जो नारा था यह दिया गया था, और ये पंचवर्षीय योजना कौन सा था भैया जहां गरीबी हटाओ पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम जो था यह प्रारंभ किया गया? तो वह 5वीं पंचवर्षीय योजना में था, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। 5वीं याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गरीबी हटाओ का नारा नहीं पूछ रहा है कि गरीबी हटाओ का नारा, ये पूछ रहा है क्या? देखिए ध्यान से समझिएगा, गरीबी हटाओ विषय वस्तु पर आधारित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूछ रहा है, कभी कंफ्यूज मत होइएगा, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पूछ रहा है, तो ये ध्यान देना है आपको। 6ठी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आगत निर्गत मॉडल। 6ठी पंचवर्षीय योजना आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। सामाजिक न्याय एवं समानता के साथ समृद्धि पर बल किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? तो सामाजिक न्याय पर बल दिया गया है 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसमें? 7वीं में। अब हम लोग नजदीक पहुंचते जा रहे हैं। 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम का शुरुआत जो हुआ है वह हुआ है भैया 1975 में। 1975 में। क्लियर? नीति आयोग ने पंचवर्षीय योजना के स्थान पर लागू करने का निर्णय लिया है। नीति आयोग, जैसे देखिए पहले तो था, पहले योजना आयोग था, योजना आयोग था तो पंचवर्षीय योजना आता था, लेकिन आप जानते हैं कि योजना आयोग खत्म हो गया, आया नीति आयोग। तो नीति आयोग कहा कि चलो पंचवर्षीय योजना था, हम उसके स्थान पर ले आते हैं 15 वर्षीय विजन। 15 वर्षीय विजन दृष्टिपत्र जो डॉक्यूमेंट है, 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट लाया है, और इसमें है 7 वर्षीय रणनीति स्ट्रेटजी एवं 3 वर्षीय कार्य एजेंडा। ऐसा इन्होंने लाया है, 15 वर्षीय विजन डॉक्यूमेंट ये लाए हैं, नीति आयोग के द्वारा आया है, ध्यान रखना है आपको। चलिए, 7वीं पंचवर्षीय योजना में IRDP के अंतर्गत क्या रणनीति अपनाई गई है? तो यह जो रणनीति है यह संपूर्ण परिवार के अंगीकरण की रणनीति अपनाई गई है। भारतीय संविधान में आर्थिक तथा सामाजिक नियोजन को 7वीं अनुसूची में रखा गया है। यह 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में रखा गया है। भारतीय संविधान में आर्थिक और सामाजिक नियोजन को रखा गया है, समवर्ती सूची में रखा गया है। आइए देखिए क्या कह रहे हैं। जॉन डब्ल्यू मिलर जो मॉडल है, इस कौन सी पंचवर्षीय योजना थी भैया? तो डब्ल्यू मिलर 7वीं पंचवर्षीय योजना थी। मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व किस पंचवर्षीय योजना को माना जाता है? तो मानव विकास की बात आए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा। मानव विकास की बात आए तो 8वीं पंचवर्षीय योजना याद रखिएगा, ध्यान रखना है, मानव विकास की जब बात आए तब। आइए, भारत में आर्थिक नियोजन की अवधि के दौरान कितनी बार योजना अवकाश लाया गया? तो ये जो प्लान हॉलिडे आया था, बीच बीच में आप देखेंगे, मैं जब पंचवर्षीय योजना कराऊंगा तो बीच बीच में आप देखेंगे कि गैप मिलेगा आपको, तो ये 3 बार मिला था योजना अवकाश, 3 बार मिला है। महिला अंश योजना, महिला अंश योजना पंचवर्षीय योजना कौन सी भैया? तो 9वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान यह 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान कब? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना। क्या किसी को पता है क्या सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? अगर पता है तो कमेंट करिए, नहीं पता है तब कोई बात ही नहीं है। आइए, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? तो तीव्रतर एवं समावेशी विकास। 11वीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा से संबंधित विषय वस्तु क्या थी? तो अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा। आइए, 100वां प्रश्न, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो तीव्रता
तीव्रतर, धारणीय और अधिक समावेशी विकास। ठीक, यहां तक तो हो गया 100 क्वेश्चन। अब देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग देखते हैं, एक प्रश्न और है, नाबार्ड है ना तथा एक्सिम बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? आप लोग को खाली कमेंट करना है नाबार्ड का फुल फॉर्म, बस यही एक कमेंट खाली करना है, फुल फॉर्म। तो यह जो हुआ था, यह छठी पंचवर्षीय योजना और 1982 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए नाबार्ड की अब हम देखते हैं कि किस योजनाओं कौन सी पंचवर्षीय योजना और अवधि क्या है। तो हम अगर बात करते हैं, पहली पंचवर्षीय योजना की, तो 1951 से 56 है ना। दूसरी 1956 से, ठीक, 1961 से, देखिए 51, 56, 56, 61, 61, 66। अब आएगा एक 3 साल का गैप। फिर चौथी जो होगा वह 1969, 74। ठीक, फिर पांचवी जो आएगा 1974 से था तो 79, बट एक साल पहले ही वो समाप्त हो गया और 1978 में ही समाप्त हुआ है, जो मैं आपको बताया था ना। छठी जो होगा वह फिर यहां पर गैप होगा 2 साल का। जो योजना अवकाश बता रहे थे ना 3 बार, यही दिखेगा आपको। एक बार तो गैप हो गया, एक बार ये भी गैप हो गया, एक और गैप होगा। 78 हो गया, 1980 से 85। ठीक ना, ये हो गया छठवीं। आइए और देख लेते हैं जो बचा खुचा है। सातवीं 85 तक हो गया था। अब आते हैं 85 से 90। ठीक, फिर एक गैप होगा यहां पर भी 2 साल का। 1992 से, समझ रहे हैं, 97। फिर आएगा, अब गैप नहीं होगा। 1997 से 2002, 2002 से 2007। ठीक, 7 से 12, 12 से 17 ये रहा, लेकिन बीच में ही बंद हो गया था ना। जान ही रहे हैं कि सरकार बदल गई और फिर योजना आयोग जो था वह समाप्त हो गया ना, समाप्त हुआ था। तो यही जो है, एक बार इसको फिर देख लीजिए। 51, 56, 56, 61, 61, 66, 69, 74, 74, 78, 80, 85, 85, 90, 92, 97, 97, 2, 2, 7, 7, 12 और 12, 17। ठीक है, 7, 8, 9, 10, 11, 12। क्लियर? क्लियर है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो ये है पहला वीडियो। और किसका? एनसीईआरटी सार, निचोड़, है ना। या आपका किसका है? निचोड़ का। 5 वीडियो दूंगा, 5 वीडियो, जिसमें 500 से लेकर 600 के बीच प्रश्न रहेगा। अगर इतना कर लेते हैं तो मैं ये गारंटी दूंगा आपको, गारंटी दूंगा क्या, आप खुद ही देख लेंगे कि जो मैक्सिमम प्रश्न होगा बिहार पुलिस में अर्थशास्त्र का, वो आपको इस वीडियो से, इन 5 वीडियो से मिल जाएगा। आपको, आप स्कोर बेहतर कर सकते हैं। अगर चाहते हैं कि स्कोर अच्छा हो तो वीडियो को पूरा देखें और नोट कर लें, पॉइंट बना लें, हर एक क्वेश्चन से एक पॉइंट, और उसको याद कर लो भाई, एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।